चलिए आज की क्लास प्रारंभ होती है अरस्तु के पार्ट 2 से। यहां से पेन ले लेते हैं एक। ठीक है, फटाफट। ठीक, पार्ट 1 हो गया था, ये पार्ट 2 है अरस्तु का पार्ट 2। अरस्तु का पार्ट 2 जो है वो थोड़ा कठिन है। ये कठिन है तो इसका मतलब ये कठिन है। ये आपका पार्ट 2 कठिन है। इसमें बहुत उम्दा प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये कठिन क्यों है? इसमें कई सारे तथ्य दिए गए हैं, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कौन सही है। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अरस्तु का सेकंड पार्ट हम ये कह सकते हैं कि यूजीसी नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये सेकंड पार्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। चलिए इसको बिगाड़ देते हैं। चलिए आप लोग इसको पढ़िए, बस 1 मिनट में प्रारंभ करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक जो है उसके संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला प्रश्न है आपका, अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ओके, इसमें राज्य की प्रकृति, राज्य के उद्भव एवं दास प्रथा का वर्णन है। बिल्कुल सही है। इसमें प्लेटो के आदर्श राज्य, स्पार्टा, क्रीट व कार्थेज के तत्कालीन राज्यों की समीक्षा है। बिल्कुल सही है। किस किस की है? आदर्श राज्य स्पार्टा, क्रीट और कार्थेज जो राज्य था उस समय, तत्कालीन राज्यों की समीक्षा है। अगला प्रश्न, अगला है, इसमें राज्यों का वर्गीकरण, नागरिकता व न्याय के स्वरूप का विवेचन है। बिल्कुल सही है। राज्यों का वर्गीकरण, नागरिकता और न्याय का स्वरूप क्या होना चाहिए। फिर अगला, विभिन्न शासन प्रणालियों में होने वाले वैधानिक परिवर्तन व क्रांति के कारणों का उल्लेख। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, 2 बातें सबसे ज्यादा निकल के आई हैं। एक है दास प्रथा का वर्णन, दूसरा है विभिन्न शासन, पूरा ले लेते हैं, विभिन्न शासन प्रणालियों में होने वाले वैधानिक परिवर्तन, क्रांति के कारणों का उल्लेख। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ याद करें ना करें, तीनों में से आपको 1 और 2 ये आपको याद करना ही है। तो यहां पर ये दिखा रहा है कि अब आप देखिए कि कौन सा प्रश्न सही है। प्रश्न 1 और 2 सही है, प्रश्न 2 और 3 सही है, प्रश्न 1, 3, 4 सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल के आई दास प्रथा का वर्णन। दास प्रथा का वर्णन। दूसरी चीज निकल के आई है क्रांति के कारणों का उल्लेख।
क्रांति के कारणों का उल्लेख। ये दो तो आपको याद करने ही करने हैं, क्रांति के कारणों का उल्लेख। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। फिर पॉलिटिक्स आ गई। अरस्तु की अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित आमूल परिवर्तनवादी सुधारों के विपरीत उदार स्थितिवादी का समर्थन करता है। अगला है, वह वर्तमान संस्थाओं जैसे परिवार व संपत्ति को बनाए रखना चाहता है। वो वर्तमान संस्थाओं, परिवार व संपत्ति को बनाए रखना चाहता है। इसमें क्या है, इसमें ये भी सही है, इसमें ये भी सही है। अब इसको समझना है। पॉलिटिक्स में प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित आमूल परिवर्तनवादी सुधारों के विपरीत प्लेटो क्या करता है, प्लेटो बहुत तेजी से सुधार करना चाहता है। प्लेटो का सुधार आक्रामक है। प्लेटो का सुधार क्या है, सुधार कैसे है, आक्रामक, तुरंत, रैपिड फायर है, एकदम रैपिड फायर, रैपिड फायर है। लेकिन अरस्तु क्या करते हैं, अरस्तु धीरे धीरे, अरस्तु सुधार कैसे मांगता है, धीरे धीरे। तो पहले प्रश्न में क्या है, अरस्तु अपनी पॉलिटिक्स में प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित अमूल परिवर्तनवादी, बहुत तेज गति से जो परिवर्तन हो, अमूल परिवर्तन। और अरस्तु का जो परिवर्तन है वो उदार स्थितिवादी, वो समय की परिस्थिति को देखकर उदार होकर उसका समर्थन करता है। वर्तमान संस्थाओं जैसे परिवार और संपत्ति को बनाए रखना चाहता है। प्लेटो महोदय परिवार और संपत्ति को खत्म करना चाहता है, निजी संपत्ति का विरोध करता है। निजी संपत्ति का प्लेटो क्या करता है, विरोध करता है। और एक पुत्र के हजारों पिता, प्लेटो की थ्योरी क्या है, एक पुत्र बराबर हजार पिता। ये थ्योरी प्लेटो महोदय लाना चाहते हैं। तो प्लेटो परिवार का नाश कर रहे हैं, अरस्तु परिवार को बनाना चाहता है। तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। ये है प्रैक्टिस पेपर, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर के नाम पर जो इलाहाबाद में धांधली चल रही है उसको रोकना चाह रहे हैं। तभी मैं इस चीज के लिए यहां तत्पर हुआ हूं। भले डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूं, आईपैड पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन कंटेंट उनके पिताजी भी नहीं ला पाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक अरस्तु की अध्ययन पद्धति में नहीं है? कौन सी अरस्तु की अध्ययन पद्धति नहीं है? आप लोग देखिए, कौन सी अरस्तु की अध्ययन पद्धति नहीं है? अरस्तु की कौन सी अध्ययन पद्धति नहीं है? अगमनात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक, सादृश्यात्मक, सौदेश्यात्मक। एक 5 और जोड़ देते हैं, पांचवी और जोड़ देते हैं, पांचवी है निगमनात्मक। बिहार में क्या होता है कि आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, 5 बहुविकल्पी मिलेंगे। तो इसमें कौन सी पद्धति नहीं है? निगमनात्मक पद्धति नहीं है। अगमनात्मक व तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक व द्वंद्वात्मक, सादृश्यवादी और सौदेश्यात्मक, ये सभी पद्धतियां इनके पास हैं। निगमनात्मक पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो राज्य का विचार दिया है उसमें कौन सा कथन सत्य बैठता है? जो राज्य का विचार दिया है उसमें कौन सा कथन सत्य बैठता है?
राज्य सावयवी है, मतलब ऑर्गेनिक है, अंग है उसके, प्राकृतिक और नैतिक संगठन है। बिल्कुल सही बात है। राज्य के अंग है, वो प्राकृतिक है और नैतिक संगठन है। यह विकास का परिणाम है, ना कि निर्माण का। विकास का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। राज्य विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? विकास का परिणाम है। निर्माण नहीं हुआ, इसका विकास हुआ धीरे धीरे। पहले परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य। पहले परिवार, फिर ग्राम, फिर राज्य। तो राज्य का क्या हो रहा? विकास हो रहा है। ये निर्माण नहीं हुआ है कि पहले राज्य खड़ा हो गया। राज्य अकेला नहीं है, राज्य अकेला नहीं है, राज्य अकेला नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं। तो इसमें अरस्तु के आदर्श राज्य पर प्लेटो के साथ साथ फेलियास ऑफ चेल्सीडॉन एवं हिप्पोडेमस ऑफ मिलेट्स के विचारों का प्रभाव है। बहुत कठिन प्रश्न है, इसको याद करिए। अरस्तु के आदर्श राज्य पर प्लेटो के साथ साथ फेलियास ऑफ चेल्सीडॉन, फेलियास ऑफ चेल्सीडॉन, हिप्पोडेमस ऑफ मिलेट्स, हिप्पोडेमस ऑफ मिलेट्स के विचारों का भी प्रभाव है। खाली प्लेटो के प्रभाव से वो राज्य नहीं बना है, इतने लोगों के प्रभाव से वो राज्य बना है। फेलियास ऑफ चेल्सीडॉन, हिप्पोडेमस ऑफ मिलेट्स, ये दोनों हैं आपके। और प्लेटो, ये उपयुक्त तीनों कथन सही हैं, सभी कथन सही है। बहुत कठिन प्रश्न है, थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सब्र के साथ। कठिन प्रश्न पर हमारे बच्चे सोचते हैं कि कठिन ना पढ़ना पड़े, सरल पढ़ना पड़े। तो इसी सरल वजह से तो कोचिंग वाले आपको लूट रहे हैं, यूथ कंपटीशन लाके। चलिए अगला प्रश्न। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। राज्य जो है मनुष्य का पूर्वगामी है, राज्य मनुष्य से पहले आया है। इसका तात्पर्य क्या है? पूर्ण राज्य, राज्य पूर्ण है, मनुष्य, राज्य पूर्ण है, मनुष्य अंश पहले आता है। पूर्ण अंश से पहले आता है। पूर्ण राज्य है, अंश मनुष्य है। पूर्ण राज्य है, पूर्ण पहले आता है, अंश बाद में। पूर्ण पहले, पूर्ण का मतलब राज्य, अंश का मतलब मनुष्य, अंश का मतलब मनुष्य। ठीक। राज्य ने मनुष्य को जन्म दिया, राज्य ने मनुष्य को जन्म दिया। ठीक है। मनुष्य और राज्य का विकास एक साथ हुआ। ठीक है। मनुष्य राज्य को निर्देशित करता है, मनुष्य राज्य को निर्देशित करता है। अब आप लोग देखिए इसमें कौन सा कथन आपका सही है। इसमें पांचवा प्रश्न आपको पांचवा मिला देते हैं। ये उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है। सभी सही है। पहले शरीर आएगा, शरीर के बाद अंग बनेंगे। तो पूर्ण, पहले राज्य आएगा, उसके बाद मनुष्य आएगा। राज्य ने मनुष्य को जन्म दिया। ठीक है। मनुष्य और राज्य का विकास एक साथ हुआ है। मनुष्य राज्य को निर्देशित करता है। उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त आपके सभी सही हैं। नहीं नहीं, ये प्रश्न गलत हो गया है, इसको आप एक मिनट, इसको आप बिगाड़िए, ये गलत हो गया। इसका सिर्फ एक कथन है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, बाकी कोई आंसर नहीं है। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ये वाला, कि राज्य पहले मनुष्य बाद में आता है। तो राज्य पूर्ण पहले, अंश बाद में। ये सबसे पहले है, राज्य पहले मनुष्य बाद में। राज्य पहले मनुष्य बाद में। संपूर्ण अंश से पहले आता है, संपूर्ण अंश से पहले आता है।
संपूर्ण अंश से पहले आता है। इसका आंसर है संपूर्ण अंश से पहले आता है। संपूर्ण अंश से पहले आता है। इसका बहुविकल्पीय, यहां पर ये जो आंसर लिखा है इसको काट दीजिए और ये कर लीजिए। संपूर्ण जो है मतलब शरीर पहले आएगा, अंग बाद में आएंगे। ये राज्य के विषय में कहा गया कि संपूर्ण क्या है? राज्य है। संपूर्ण क्या है? राज्य है। और अंश क्या है? मनुष्य है। अंश क्या है? अंश क्या है? मनुष्य है। तो संपूर्ण अंग अंश से पहले आएगा। तो इसका मतलब आंसर आपको ये करना पड़ेगा, ये वाला, ये हटा दीजिए आप। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? राज्य केवल कानूनी संगठन है। राज्य आर्थिक हितों की रक्षा का साधन है। राज्य कृत्रिम व संविदात्मक संस्था है। नहीं, राज्य ये सब नहीं है। आंसर है ये, राज्य सहचर्यों का सहचर्य, सुप्रीम एसोसिएशन, संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम एसोसिएशन संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है। संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था है। संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था है। तो राज्य को क्या बोला? एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, सुप्रीम एसोसिएशन। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक जीवन की प्रमुख शर्त क्या है? राजनीतिक जीवन में अगर आप आ गए हैं तो उसके लिए प्रमुख शर्त क्या है? मनुष्य राज्य के जिन नियमों से शासित होता है उनके बारे में तर्क करे। शासक अपने आदेशों को तर्क के आधार पर सिद्ध करे और प्रजा को समझाया जाए, ना कि डराया जाए। ये वर्तमान सरकार के लिए है, याद कर लीजिए। ये बात वर्तमान सरकार के लिए है। ये बात वर्तमान सरकार के लिए है। सरकार के लिए है, वर्तमान सरकार के लिए है ये बात। प्रजा को डराया जाए, ना कि समझाया जाए। इसमें कौन सा आपका आंसर बनेगा? हिंदी बनेगा। एक और दो दोनों आपके सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। उनके बारे में तर्क दिया जाए। आप जिस पर शासन कर रहे हैं उस पर तर्क दिया जाए। आप गोलमोल बातें ना करें। पेपर आउट हो गया तो आप गोलमोल बातें ना करें, उसको तर्क दें, पेपर का समाधान ढूंढें। और अगर किसी ने आंदोलन किया उसको समझाया जाए, लाठी डंडे ना मारे जाएं। ठीक, बता दो ये बात अरस्तु ने की है। मोदी जी को बता देना ये बात अरस्तु कह रहे हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य और व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अरस्तु के अनुसार राज्य एवं व्यक्ति में कौन सा कथन सही है? राज्य की सत्ता केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए आई है। बिल्कुल सही। राज्य का उद्देश्य राज्य का उद्देश्य राज्य का उद्देश्य खुशी है। खुश होना है, जबकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का उद्देश्य खुशी है, जबकि राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर बनाना। राज्य का हित और व्यक्ति का हित अविभाज्य है। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। राज्य किस लिए आया है? आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए। आत्मनिर्भर किसका होगा? मनुष्यों का होगा। उपयुक्त तो सभी कथन सही है। बिल्कुल बात सही है। फिर दोबारा पढ़िए, राज्य की सत्ता केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए है। उत्तम जीवन के लिए, जीवन के लिए नहीं, उत्तम जीवन के लिए, गुड लाइफ के लिए है। व्यक्ति का उद्देश्य खुशी है, जबकि राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, इसलिए वो मनुष्य को किस लिए है? उत्तम जीवन के लिए आया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आया। राज्य का हित और व्यक्ति का हित अविभाज्य है। उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार राज्य धर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? चलिए गैस करिए, क्या हो सकता है?
चलिए, क्या हो नहीं होना चाहिए? शांति क्या नहीं होना चाहिए? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। दिग्विजय होना, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप विजय की इच्छा रखना, राज्यों पर विजय प्राप्त करना, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सारे हैं। शांति स्थापना, नागरिक कल्याण, ये सरल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, युद्ध केवल किसके लिए होना चाहिए? युद्ध केवल किसके लिए होना चाहिए? ये तो अभी पढ़ा, ये तो नहीं होगा। आर्थिक लाभ के लिए, ये भी नहीं होगा। शत्रु का विनाश करना, नहीं। शांति स्थापित करने के लिए, अभी पढ़ा है। युद्ध किस लिए होना चाहिए? शांति स्थापित करने के लिए। युद्ध प्राथमिक उद्देश्य शांति की खातिर होना चाहिए। अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अरस्तु ने कार्य की तुलना किससे की है? 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 नो, शारीरिक व्यायाम से नो, विश्राम से नहीं, अवकाश से। अवकाश का तात्पर्य अरस्तु से क्या है? कितने कठिन प्रश्न हैं, इनको आप। अवकाश का तात्पर्य है आप खाली समय में कुछ नया सोचें। कुछ नया सोचें मतलब कुछ ऐसे आइडियाज लेके आए जिससे समाज में एक नई सोच विकसित हो, नई सोच विकसित हो। ये है अवकाश का तात्पर्य। ये नहीं है घूमना। अवकाश का तात्पर्य घूमना नहीं है। खाली समय में कुछ नया सोचें, आइडियाज लाएं। आप अगर छुट्टी लेके आए हैं तो इसका मतलब भ्रमण करना नहीं है, कुछ नया सोचें। अगर भ्रमण करने जा रहे हैं, कुछ नया सोचें। ये है अवकाश। अगला प्रश्न। अरस्तु के अनुसार अवकाश का वास्तविक तात्पर्य क्या है? अरस्तु के अनुसार अवकाश का वास्तविक तात्पर्य ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। केवल ज्ञान दर्शन व चिंतन हेतु सक्रियता। इसका आंसर आ गया, पिछले वाले का आंसर आ गया। अभी आपने क्या पढ़ा? खाली समय में कुछ नया सोचें, चिंतन करें। ये इसका आंसर हो गया। ज्ञान दर्शन व चिंतन हेतु सक्रिय। अगर अवकाश मिला है तो आप किसके लिए मिला है? ज्ञान चिंतन के लिए। पहले अलग से रिसर्च नहीं हुआ करती थी, लोग ऐसे ही सोचा करते थे, अवकाश लिया करते थे, कहीं ट्रिप पे निकल जाया करते थे। अरस्तु खड़े होकर बातें किया करता था। अरस्तु के अनुसार नागरिकता प्राप्ति के लिए कौन सी दो योग्यताएं सर्वाधिक अपेक्षित हैं? नागरिकता प्राप्ति के लिए तर्क, बुद्धि और सद्गुण, धन और बाहुबल, उच्च वंश और जाति, साक्षरता और कलात्मकता। देखिए, धन और बाहुबल से कोई लेना नहीं, उच्च वंश साक्षरता से कोई लेना नहीं, तर्क, बुद्धि और सद्गुण, रीजन एवं वर्चू, ये अवकाश के लिए यही बात लगभग है और यही बात नागरिकता के लिए है। अगला प्रश्न। अरस्तु के अनुसार परिवार और राज्य के बीच सत्ता के स्वरूप में क्या मौलिक अंतर विद्यमान है? चलिए, इस पर लगाइए अपना, क्या हो सकता है? राज्य और परिवार में शासन की शक्तियां बिल्कुल एक समान हैं। गलत। दोनों ही संस्थाएं समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। गलत। सत्ता की प्रकृति गुणात्मक रूप से भिन्न है। राज्य में राजनीतिक सत्ता, परिवार में स्वामी और पिता की सत्ता। सत्ता केवल संख्यात्मक विस्तार का परिणाम है। गलत।
आंसर हुआ ये। परिवार और राज्य के बीच सत्ता में मौलिक अंतर है। सत्ता की प्रकृति गुणात्मक है। राज्य में राजनीतिक सत्ता है और परिवार में स्वामी और पिता की सत्ता है। परिवार में क्या होता है? परिवार में दास होता है। परिवार में दास होता है। तो यहां पर सत्ता दोनों अलग अलग है। यहां राज्य के पास कैसा है? सर्वोच्च शक्ति है। राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति है, वो अपना आदेश मनवा भी सकता है। परिवार में ऐसा डंडा और लाठी नहीं चलते हैं। तो क्या हो गया? ये गुण में अंतर है। परिवार और उसमें गुण में अंतर है। अरस्तु के स्वर्णिम मध्यमान के तर्क के अनुसार एक आदर्श एवं स्थिर राज्य का मुख्य आधार क्या है? एक आदर्श और स्थिर राज्य कैसे तैयार हो, इसके लिए अरस्तु क्या कहते हैं? इसके लिए अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु के स्वर्णिम मध्यमान गोल्डन मीन के तर्क के अनुसार आदर्श एवं स्थिर राज्य का मुख्य आधार क्या है? निरंतर क्रांति से माध्यम से सत्ता का परिवर्तन, केवल प्रबुद्ध दार्शनिक राजा का निरंकुश शासन, केवल प्रबुद्ध और दार्शनिक राजा का निरंकुश शासन, अतिवादी वर्गों के स्थान पर मध्यम वर्ग की स्थापना। यही आंसर है। ये आपका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आंसर है। जो अतिवादी वर्ग हैं, अत्यधिक गरीब वर्ग के अनुसार मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की स्थापना की जाए। इसका आंसर यही है। अगला प्रश्न, अरस्तु द्वारा परिवार में स्त्री पर पुरुष के शासन के लिए किस विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है? स्त्री पर पुरुष का शासन, स्त्री पर पुरुष का शासन, इस पर किस विशेष शब्दावली का प्रयोग किया गया है? बिना किसी निर्देश के पूर्णतया स्वतंत्र छोड़ना, नहीं। मालिक का दास पर होने वाला प्राकृतिक साधन, नहीं। पूर्ण राजनीतिक समानता व समान अधिकार, नहीं। आंसर आपका हो गया ये। वैधानिक राजनीतिक निर्देश देना लेकिन निरंकुशता का अभाव। आदेश देना, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। स्त्री पर निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। अरस्तु के विचार कितने प्रासंगिक हैं। निरंकुशता नहीं होना चाहिए। आदेश है, आदेश है, निरंकुशता नहीं। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत धीमे धीमे, बहुत कायदे से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अरस्तु द्वारा पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ एवं व्यवहारिक शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है? अरस्तु द्वारा पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ और वैधानिक शासन क्यों माना जाता है? चलिए गैस करिए आप लोग। क्योंकि यह पूर्ण प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित है, नहीं। क्योंकि यह केवल अभिजात वर्ग के हितों की रक्षा करती है, नहीं। क्योंकि यह समाज में असमानता को पूर्णतः समाप्त कर देती है, नहीं। क्योंकि इसमें सभी व्यवस्थाओं के गुणों का समावेश है, मिश्रित संविधान है। बस इतना याद कर लीजिए, पॉलिटी क्या है? मिश्रित संविधान है। किसी एक संविधान के गुण उसमें नहीं है। केवल एक संविधान की बात नहीं की गई। पॉलिटी क्या है? मिश्रित संविधान है। अगला प्रश्न, अरस्तु ने पारिवारिक संपत्ति के वर्गीकरण में दास को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? दास की श्रेणी कौन सी है? अस्थायी संपत्ति, उत्पादन का साधन, नहीं। सजीव संपत्ति, निर्जीव संपत्ति, नहीं। सजीव संपत्ति है। देखो, सजीव संपत्ति में दो चीजें आती हैं, एक दास और पशु। सजीव संपत्ति में आपका दास आएगा, दास में आपका पशु आएगा। निर्जीव संपत्ति में आपका आएगा मकान और खेत, मकान और खेत। तो आपका आंसर क्या होगा? सजीव संपत्ति है।
अरस्तु द्वारा वर्णित वैधानिक दास्ता का मुख्य स्रोत क्या है? वैधानिक दास्ता कहाँ से आएगी? वैधानिक दास कहाँ से आएगा? दास ऐसे ही पकड़ नहीं लिया जाएगा कि कहीं से पकड़ लिया उसके घर से उठा लाए, नहीं, बिल्कुल लिखा पढ़ी के आधार पर। तो क्या है, युद्ध के जो बंदी होंगे उनको वैधानिक, प्रिजनर्स ऑफ बार, बार में जो बंदी बनाए जाएंगे वो आपके वैधानिक दास बोले जाएंगे। ये सब गलत है। अगला प्रश्न आपका है, किस विचारक ने अरस्तु के उस विचार को क्रांतिकारी माना है जिसमें सद्गुण विकसित होने पर दास को मुक्त करने की बात की गई? अरस्तु कहता है कि अगर दास में सद्गुण विकसित हो गया तो मतलब दास की मुक्ति का मार्ग बताया गया है। अरस्तु ने क्या बताया है? मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग किसका? दास का। दास का मुक्ति मार्ग अगर उसके अंदर सद्गुण विकसित हो जाए। ये बात किसने कही है? देखिए, अंदाजा लगाइए आप लोग। ये रॉल्स नहीं है, ये रॉस हैं। एक मिनट, ये रॉल्स नहीं है, ये रॉस हैं। जॉन रॉस। जॉन रॉस भी नहीं है, रॉस है, रॉस। आंसर है ये सब गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रॉस। अरस्तु के अनुसार कानून आवेगहीन विवेक है। आवेगहीन विवेक है, इसका तात्पर्य क्या है? अरस्तु के अनुसार कानून आवेगहीन विवेक है। अरस्तु के अनुसार कानून आवेगहीन विवेक है, इसका मतलब क्या है? इससे क्या आप लोग समझते हैं? कानून किसी मानवीय लालसा इच्छा से विचलित ना होकर तर्क बुद्धि का द्योतक है। बिल्कुल सही है। आवेगहीन विवेक का मतलब कानून 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 केवल बुद्धि पर चलता है, बुद्धि पर चलता है। उसको गाली दोगे तो वो तुम्हें गाली नहीं देगा। कानून को गाली दोगे, गाली गाली नहीं देगा। कानून को गुस्सा नहीं आता है। कानून क्या है? बुद्धि पर चलता, आवेगहीन, उसमें कोई आवेग नहीं है। वो निर्णय जो भी कुछ भी करेगा वो किस पे आधार पे करेगा? वो किसी ना मानवीय इच्छा होगी, ना विचलित होगी, ना तर्क बुद्धि का द्योतक, वो सिर्फ तर्क बुद्धि का, वो उसमें किसी लालसा और इच्छा का द्योतक नहीं है। कानून समाज के बहुसंख्यक वर्ग की सामूहिक भावना बिल्कुल नहीं है। कानून केवल शासक वर्ग के हितों को तर्कसंगत नहीं है। कानून दार्शनिक लहर की इच्छाओं का संकलन नहीं है। यहाँ प्लेटो होता तो बात होता। अरस्तु सिर्फ ये बात कहता है। कितनी सही बात कही गई है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे विकास हुआ चीजों का। संपत्ति के वितरण के संबंध में अरस्तु ने किस मॉडल को सबसे अधिक व्यवहारिक और लाभदायक माना? संपत्ति का जो वितरण होगा वो किस मॉडल को अपनाता है? संपत्ति के वितरण में किस मॉडल को अपनाता है? देखिए आप लोग, संपत्ति के वितरण में वो किस मॉडल को अपनाता है? सार्वजनिक अधिकार, व्यक्तिगत ना, सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, यही आपका व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक, प्राइवेट ऑनरशिप एवं पब्लिक यूज। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार नागरिकता संबंधी सिद्धांतों के अनुसार नागरिकता निर्धारण का प्राथमिक आधार क्या है? नागरिकता निर्धारण का प्राथमिक आधार क्या है? कि प्राथमिक आधार क्या है? चलिए बताइए। वंशागत नहीं है, वंशानुगत अभिजात वर्ग का सदस्य होना नहीं है, किसी विशिष्ट अत्यधिक धन और संपत्ति को होना नहीं है, प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय वाले तर्क नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जन्मा मूल निवास। ये है आपका। अगला प्रश्न, प्लेटो अरस्तु के शासन संबंधी विचारों में मुख्य विरोधाभास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुख्य विरोधाभास क्या है? प्लेटो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा प्लेटो संपत्ति के अधिकारों प्लेटो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अरस्तु संपत्ति का साम्राज्य। प्लेटो स्त्रियों को राजनीति से बाहर रखता है, जो अरस्तु उन्हें समान नागरिकता देता है। प्लेटो लोकतंत्र का समर्थक, जो अरस्तु निरंकुश तंत्र का। नहीं, प्लेटो दार्शनिक राजा की शासन को सर्वोत्तम मानता है, जबकि अरस्तु विधि की सर्वोच्चता को। बिल्कुल सही बात है, यही इंपॉर्टेंट है आपका। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी को किन दो व्यवस्थाओं का संतुलित मिश्रण, जिसमें वह स्वर्णिम मध्यमान पर आधारित मानता है? किसको मानता है? पॉलिटी में किन दो चीजों को मिश्रित करता है? दो व्यवस्थाओं को संतुलित मिश्रण मानता है, मतलब पॉलिटी किन दो चीजों का मिश्रण है, ये क्या मानता है? चलिए बताइए। पहला वाला आपका हो जाएगा, धनिक तंत्र और लोकतंत्र। धनिक तंत्र यहाँ कुलीन तंत्र, यहाँ कुलीन तंत्र से आप ले सकते हैं। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण मानता है। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इनका मिश्रण मानता है। ये आपके 25 प्रश्न थे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 9458766702, ये व्हाट्सएप नंबर है। 02, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आपको उसके विषय में जानना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ये अरस्तु की सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है।